不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。 दोस्तों, आप जरा इस ग्राफ को तो देखिए। ये चाइना और इंडिया के जीडीपी का ग्राफ है। 1990 के आते आते चाइनीज जीडीपी और इंडियन जीडीपी लगभग सेम लेवल पे थी, लेकिन अगले कुछ ही सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि 2006 में चाइनीज जीडीपी भारत से डबल हो गई और आज 2025 के आते चाइनीज जीडीपी भारत से लगभग 5 गुना तक बढ़ चुकी है। China is the world's second largest economy and the biggest importer. A move that ultimately turned China into a global economic powerhouse. Manufacturing makes up 26% of China's economy, while in India it's only 16%. Infrastructure is really one way in which China overtook India early. For now, China still holds the crown as the main driver for global economic. आज इंडियन जीडीपी का साइज तकरीबन 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स का है, जबकि चाइनीज जीडीपी का साइज 18.3 ट्रिलियन डॉलर्स है और इस ग्रोथ को पूरी दुनिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कहती है। लेकिन इस 6 से 7% बढ़ती रफ्तार के साथ भी इंडिया को चाइना के जीडीपी के बराबर अचीव करने के लिए आइंदा 22 से 25 साल लगेंगे। तो आप जरा समझिए कि अगर अगले 25 साल तक चाइना की जीडीपी सिर्फ 0% से भी ग्रो करे, तब भी इंडिया को चाइना की जीडीपी के बराबर पहुंचने के लिए मजीद 25 साल दरकार हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक हैरानी की बात है कि आज से 45 साल पहले जब भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, तब चाइना में भूख से लोग तड़प रहे थे। Lost their lives as Mao pursued his utopian vision of communism. That vision resulted in the deaths of tens of millions from famine and left almost 90% of the population living in extreme poverty. China remained a very poor and backward country. It was a complete disaster. It led to a famine that killed tens of millions of people. और उस टाइम चाइना में ऐसे हालात थे कि 3 से 4 करोड़ लोग भूख से मारे जा रहे थे। वहां पे लोग कुत्ते, कीड़े और सांप तक भी खा रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनके पास और कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। लेकिन आज कैसे चाइना दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है? Found confidence and vigor as a new global power. China is rising to challenge the world order. In terms of sphere of influence, we absolutely know that China wants to be dominant in Asia. China has upped its military spending. It's expanding its nuclear arsenal. It now has the biggest navy in the world. China has become one of the world's great powers. That they've had extraordinary success with their economic growth over the last 40 years. आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है और उनकी आर्मी और ट्रेड इतनी खतरनाक है कि आज अमेरिका भी चाइना से डरता है। तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि जो दूसरे मुल्क नहीं कर पा रहे। दोस्तों, इसके पीछे हकीकत तो ये है कि चाइना को दुनिया ने इतना जलील किया कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये सब पूरी दुनिया को उस वक्त मालूम पड़ा जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे नैनजिंग मैसाकर की। China witnessed one of the darkest events of the Second World War. The Nanjing Massacre was one of the darkest events of the 20th century. Weeks of aerial bombardment reduced the city to ruins. Over 300,000 Chinese men, women and children were slaughtered by Japanese troops in the city of Nanjing in 1937. 1937 में जापान की आर्मी ने नैनजिंग पर कब्जा कर लिया और उन्होंने जो कुछ भी किया ये पूरी दुनिया के लिए एक शौक था। 3 लाख के करीब लोग मार दिए गए, बच्चों को जिंदा जला दिया गया और शहर के शहर बर्बाद कर दिए गए। उसके बाद जापान ने चाइना के लोगों पर बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक्स भी किए। उन्होंने प्लेग, कॉलरा और एंथ्रिक्स जैसी डेडली डिजीजेस का भी इस्तेमाल किया और लोगों को इंटेंशनली इफेक्ट किया। ये सब जापानीज इसलिए कर रहे थे कि आखिर वो ये देख सके कि इन बीमारियों का इंसान पर क्या असर होता है। यही नहीं, जापानीज सोल्जर्स ने फैक्ट्रीज, रेल रोड्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स
सबको तोड़ दिया। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फार्म्स तक को भी जला दिया और यहां तक कि चाइना की सबसे डेवलप्ड सिटीज और विलेजेस को भी जला के रख दिया। तो दोस्तों, ये थी जापान के अंदर चाइना की हालत। लेकिन इन सभी हालात के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ जिसने कहा कि मैं चाइना के हालात बदलूंगा। ये इंसान था माओ जेडोंग, एक ऐसा लीडर जो कि ना सिर्फ एक नई सरकार नहीं बल्कि एक नया चाइना बनाना चाहता था। Establishes the Chinese Communist Party. Mao scripted history both within and outside China. Mao himself became like a cult, leading to people. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज चाइना को छोड़ के चले गए, तब माओ ने चाइना के लिए 3 गोल्स डिफाइन किए। माओ का यह मानना था कि किसी भी देश की ताकत उस मुल्क की स्टील प्रोडक्शन से जानी जाती है। इसीलिए माओ ने चाइना के हर गांव में फर्नेसेस बनाई और यहां तक कि एक बड़ी स्टील प्रोडक्शन ड्राइव शुरू कर दी। दूसरा, माओ का यह कहना था कि सारी की सारी खेती सरकार की होगी, किसी भी किसान के पास खेती की ओनरशिप नहीं होगी। जैसे अगर जिंगपेंग नाम का एक फार्मर था तो अपनी छोटी सी खेती पर पहले अपनी फैमिली के लिए सब्जियां और अनाज उगाता था। उसके पास खेती की ओनरशिप थी और वो अपनी मर्जी से अपनी जमीन इस्तेमाल करता था। लेकिन माओ के आने के बाद जिंगपिंग को अपनी जमीन से दूर भेज दिया गया और अब उसको एक सरकारी फार्म में काम करना पड़ता था। यानी जिंगपिंग को सिर्फ एक वर्कर के तौर पर काम करना पड़ता था और माओ का सिस्टम ऐसे चलता था जिसमें फार्म के गोल्स और रिसोर्सेज को गवर्नमेंट डिसाइड करती थी और जिंगपिंग को डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाता था और अगर उससे ये टारगेट पूरा नहीं होता था तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती थी। इस तरह हर किसान को असाइंड एरिया में काम करने के लिए भेजा जाता था और वो उससे ज्यादा अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, ये था माओ के विजन का दूसरा कदम और उनका तीसरा गोल था कि चाइना किसी विदेशी टेक्नोलॉजी या कैपिटल पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब ये प्लान कुछ देर तक तो काम कर गया, लेकिन उसके बाद अचानक बर्बादी की तरफ जाने लगा। Plan to collectivize agriculture and also industrialize China basically overnight. It was a complete disaster. And many lost their lives as Mao pursued his utopian vision of communism. The failure of the economic experiment brought with it the Great Chinese Famine of 1959, which lasted till 1960. आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्लान में कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1, चाइना में फार्मर्स को स्टील बनाने का बोला गया जो कि उनको आता ही नहीं था। इसीलिए चाइना से जो भी स्टील बनकर आ रही थी वो इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि किसी के काम ही नहीं आती थी। दूसरा, फार्मर्स को अपनी जमीन से हटाया गया ये सोच के कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन इससे क्या हुआ? हर फार्मर को लगा कि वो ज्यादा काम करे या कम काम करे उसको कुछ नहीं मिलने वाला और इससे ना ही उसकी कोई फैमिली को फायदा होने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे फार्मर्स काम छोड़ने लगे। दोस्तों, अगर किसी मुल्क को कामयाबी के साथ फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट बढ़ानी हो तो उनके पास प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन चाइना ने सारी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट्स तो भगा दी, लेकिन उनको खुद तो कुछ पता नहीं था। इसीलिए ना तो इंडस्ट्रीज बन पाई ना ही एक्सपोर्ट चल पाई और धीरे धीरे करके चाइना की सारी इंडस्ट्रीज फेल होती गई। इसके साथ साथ फार्मर्स में भी बगावत होने लगी और चाइना बर्बादी की तरफ जाने लगा। और दोस्तों, इसी तरह करते करते चाइना की हालत इतनी खराब हो गई कि तकरीबन 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। माओ जेडोंग के अंदर जो क्राइसिस हुए उससे लगभग 50 मिलियन के करीब लोग मर गए और फाइनली 1976 में माओ जेडोंग मर गए। और यहीं से दोस्तों एक बार फिर से चाइना की तकदीर बदलने लगी। इस तकदीर को बदलने में एक इंसान थे जिसका नाम था डेंग xiaoping. The architect who laid the foundations for its economic miracle, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping changed the face of China forever. Deng set out to bring China out of the tumultuous period
and rejuvenate the economy. और वो पहली बार यूएसए के दौरे पर गए। वहां वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और अमेरिका की तरक्की देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरे देश में। तब दोस्तों उन्होंने ये समझना शुरू किया कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काम कैसे कर रहा है, गवर्नमेंट और बिजनेसेस आपस में आखिर कैसे कोऑपरेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आखिर फॉरेन कंपनीज के साथ कैसे काम करता है। उसके बाद डेंग गए सिंगापुर, वहां भी उन्होंने यही सब कुछ देखा। सिंगापुर जो कि 1960 में झोंपड़ी का शहर था, 1978 तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से इतना अमीर हो गया कि पूरी दुनिया सिंगापुर की मिसाल देती है। इस ट्रिप के बाद डेंग को 3 बातें समझ आई जो कि चाइना की तकदीर बदलने वाली थी, जिसमें से पहली चीज थी मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस। डेंग ने देखा कि सिंगापुर ने फैक्ट्रीज बना के अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूरोप और यूएसए में बेचकर पैसा कमाया है। और सिंगापुर प्रोडक्शन इसलिए कर पाया क्योंकि लोग इतने गरीब थे कि जिस बल्ब की प्रोडक्शन के लिए अमेरिकन वर्कर्स $9.89 पर आवर लेते हैं, वही काम सिंगापुर के वर्कर्स सिर्फ $1.47 पर आवर में लेते थे। तभी डेंग ने सोचा कि चाइना में भी तो बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं और यही लोग $2 पर आवर में भी काम करके बहुत खुश होंगे। तो जो प्रोडक्ट्स अमेरिकन फैक्ट्रीज $100 में बनाती थी, वो प्रोडक्ट चाइनीज फैक्ट्रीज ने $10 में बना के $20 में अमेरिका में ही बेचनी शुरू कर दी। दूसरी चीज थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पावर। डेंग को यह समझ आया कि सिंगापुर ने खुद अपनी फैक्ट्रीज नहीं बनाई बल्कि फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया। उन्होंने फिलिप्स जैसी कंपनीज को कहा कि भाई साहब, अगर आप ये बल्ब यूरोप में बना के $5 में बनाते हो और ये $6 में बेचते हो, जबकि यही बल्ब अगर आप सिंगापुर में आके बनाओ तो आप यही बल्ब $1 में भी बना सकते हो। और अगर आप यही बल्ब बाद में $6 का जाके अमेरिका में बेचो तो आपको फी बल्ब $5 तक का भी फायदा होगा। ये सुनकर फिलिप्स जैसी कंपनीज सिंगापुर में फैक्ट्रीज बनाने लगी, जिससे हजारों लोगों को नौकरियां मिली। डेंग ने समझा कि अगर चाइना को भी डेवलप करना है तो एप्पल जैसी कंपनीज को चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मनाना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें एप्पल को लैंड देनी होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चाइना की सरकार फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने ही नहीं देती थी। तो फिर आखिर डेंग इतनी सारी बड़ी कंपनीज को आखिर चाइना में कैसे लाया? दोस्तों यहीं पर काम आई डेंग की कन्विंसिंग पावर। उन्होंने सारे चाइनीज ऑफिशियल्स को यह बताया कि अगर आप चाइना को भूख से और गरीबी से बचाना चाहते हो और आपको अपनी पुरानी पॉलिसीज को बदलना होगा, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज फिर से अंग्रेजों की तरह चाइना को कंट्रोल में ले लेंगी, तो चलो एक बैलेंस बना के चलते हैं। डेंग ने कहा कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज इस तरह बना के चलनी होंगी कि बिजनेसेस को मैक्सिमम ग्रोथ के लिए स्पेस मिल सके, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग भी इतनी स्ट्रांग हो कि इकोनॉमी भी साथ साथ मैनेज हो सके और इसके साथ सडन शॉक से बचा जा सके। इससे फॉरेन कंपनीज को चाइना में इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया, लेकिन वो चाइना में अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती थी। हर एक फॉरेन कंपनी को चाइनीज लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। और यहीं से शुरू हुई दोस्तों चाइनीज इकोनॉमिक मिरेकल की कहानी, जिसे नाम दिया गया ओपन डोर पॉलिसी का। 78, Deng Xiaoping announced the open door policy. Deng went against the grains of communist ideology by legalizing private ownership. Under his plan, China would retain its socialist political ideology, but combine it with market economy reforms. दोस्तों जरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ताकत को आप समझें। और दूसरी बात, जब एप्पल, टेस्ला, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी चाइना में हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उनके लिए चाइना से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है। अगर आपका मुल्क दूसरे मुल्क को अपनी ताकत से नहीं हिला सकता
तो कोई दूसरा मुल्क आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएगा। आज के वक्त में पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट है। तो ये थी चाइना की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और एक बुनियादी सवाल, अगर ये चाइना सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकता है तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये एशिया ममालिक आखिर ऐसा इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि ये मुल्क भी इंप्लीमेंट करें तो वो चाइना जैसी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको आगे भी शेयर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, हमारे वर्क को सपोर्ट करें। दीजिए इंजीनियर शामीन को इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।